हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीन जर्नल चैनल। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज हम ये समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं, लाइक कितने फॉर्म्स का डीएनए रेप्लिकेशन होता है और उसके कितने एक्सपेरिमेंट है। जो मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स हमको चाहिए रहते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पे। सेल में ओवरऑल रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं बेसिक्स ऑफ रेप्लिकेशन समझाऊंगी। इसके बाद पार्ट 2 में हम रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स देखेंगे। पार्ट 3 में हम रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये ओवरऑल बेसिक्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, ओके, सो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल सेल क्रिएट टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स ओन डीएनए। रेप्लिका मतलब क्या होता है? कॉपी। तो ऐसा प्रोसेस जो कि एक तरह की कॉपी बना रहा है। किसकी कॉपी बना रहा है? डीएनए की। तो हमें दिख रहा है कि हमारे डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2, राइट। तो आफ्टर डीनेचुरेशन या फिर आफ्टर द स्ट्रैंड सेपरेशन ये एक डीएनए कितने स्टैंड्स में डिवाइड हो जाएगा? अलग अलग 2 स्टैंड्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हर स्टैंड में एक जो है ना, एक नया स्टैंड का सिंथेसिस होना, ऐसे नया स्टैंड जो है ना वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक डीएनए से हमारे कितने कॉपी बन गए? 2 कॉपी बन गए। तो यही बात हम इसमें बता रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम एक डीएनए से 2 आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके। तो ये जो कॉपीज, ये जो रेप्लिका बनती है, ये हमेशा किस स्टैंड से बनती है? पेरेंट स्टैंड से। पेरेंट स्टैंड मतलब ऐसा स्टैंड जिससे एक नए डीएनए का जनरेशन हो रहा है, तो उसी स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट स्टैंड। तो अगर इस डबल डीएनए को हम ब्रेक डाउन करके सिंगल स्टैंड में बनाते हैं तो ये इनके क्या है? पेरेंट स्टैंड है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक से फैक्ट्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहता है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हो। तो ये आई थिंक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो जैसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फैक्ट्स ये है कि सबसे पहले जो हमारा रेप्लिकेशन होता है ना, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, ये वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस मेथड का जो प्रूवमेंट है ना, इस मेथड की जो हाइपोथेसिस को जो प्रूव किया था वो मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया गया था। तो इसमें ये प्रूफ किया गया था कि इस मेथड को यूज करके ही हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो वो मेथड कौन सा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। क्या होता है, ये चीजें हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि रेप्लिकेशन जो होता है ना, वो सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है? वो हमेशा सेल साइकिल के एस फेज में होता है। सेकंड, अगला पॉइंट ये है कि हमेशा रेप्लिकेशन के लिए हमको एक टेम्पलेट की ज़रूरत रहती है और एंजाइम्स की ज़रूरत रहती है। जब तक हमारे पास हमारा डीएनए का टेम्पलेट ही नहीं होगा, जब तक उसके पास एक बेसिक नीड नहीं होगी कि उसको किस चीज़ के कॉम्प्लीमेंट्री नया स्टैंड का सिंथेसिस करना है, क्या-क्या एंजाइम्स चाहिए रहेंगे, कौन सिंथेसिस करेगा, जब तक हमारे पास ये बेसिक नीड्स नहीं रहेंगे, बेसिक ज़रूरतें हमारे पास पूरी नहीं होंगी, तब तक हम कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके। तो एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है, हमको टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, मल्टीपल एंजाइम्स चाहिए। वो रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है? वो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि हमको टेम्पलेट किस लिए चाहिए, तो टेम्पलेट हमको एक नया स्टैंड की सिंथेसिस करने के लिए चाहिए। उसी स्टैंड में एक नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा और वो पुराना स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। और उसी को हम पेरेंटल स्टैंड भी बोलते हैं। जब वो पेरेंटल स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने के बाद उसमें नए स्टैंड की सिंथेसिस होती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जब मैंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो इसके अलावा भी कौन-कौन से हाइपोथेसिस दिए गए थे कि मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन ये हो सकता है। तो 3 हाइपोथेसिस आए थे। दैट वाज कंजर्वेटिव मेथड, सेकंड वाज सेमी कंजर्वेटिव मेथड एंड थर्ड वाज डिस्पर्सिव मेथड। सबसे पहले कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव का मतलब ही समझ रहे हो कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसमें डीएनए का पूरा स्टैंड कंजर्व हो जाए, उसमें कोई किसी तरह का कोई चेंजमेंट ना है। तो उस मोड को हम क्या बोल देते हैं? मोड ऑफ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें दिख रहा है आपको ब्लू स्टैंड है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं डीएनए का जो पूरा का पूरा ब्लू पार्ट है वो कंजर्व हो गया है। इसमें किसी तरह का कोई चेंजमेंट, किसी तरह की कोई न्यूएलिटी नहीं आई है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव मेथड। पूरा का पूरा डीएनए का स्टैंड का जो फॉर्म था ना वो कंजर्व हो गया।
इसके बाद दूसरा आता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव में हमारा एक आपको ओल्ड स्टैंड दिख रहा है, बट आपको दिख रहा है कि हाँ इसी के साथ साथ एक नया स्टैंड की सिंथेसिस होना भी स्टार्ट हो गया, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट को मेसेल्सन एंड स्टॉल ने किया था। ये ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इसमें इन्होंने एक हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराया था और एक लाइट नाइट्रोजन में कराया था। तो जब कंजर्वेटिव में देखा ना, तो हैवी नाइट्रोजन वाला जो पार्ट था वो अलग कंजर्व हो जा रहा था, और लाइट नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है डीएनए का वो अलग कंजर्व हो जा रहा था। बट सेमी कंजर्वेटिव में जब इन्होंने देखा, तो उसमें एक जो है ना, एक वो हैवी नाइट्रोजन का पार्ट रहता था और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कैसा रहता था, लाइट नाइट्रोजन का पार्ट रहता था। तो इसी मेथड को हमने क्या बोल दिया, सेमी कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव में क्या हो रहा था कि एक ही डीएनए में कहीं पे हैवी नाइट्रोजन N15 दिख रहा था, तो कहीं पे लाइट नाइट्रोजन N14 दिख रहा था, तो डिस्पर्स हो गया था। मतलब एक ही स्टैंड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कहीं कहीं पे हैवी नाइट्रोजन के थे और कहीं कहीं पे लाइट नाइट्रोजन के थे। तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिस्पर्सिव बोल दिया। कुछ नहीं करना है, बस नाम से ही आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। कंजर्वेटिव मतलब पूरा का पूरा डीएनए ही कंजर्व हो रहा है अगली जनरेशन में। फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डीएनए कंजर्व हुआ जा रहा है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है कि एक स्टैंड तो पुराना पेरेंटल स्टैंड है, दूसरा वाला जो सिंथेसिस हो रही है वो कैसी हो रही है, नहीं हो रही है। डिस्पर्सिव में क्या हो रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, हैवी और लाइट नाइट्रोजन दोनों के जो बेसिस है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हमको अच्छे से एक नया फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए, कुछ वेरिएशंस चाहिए किसी जनरेशन में, तो उस जनरेशन को सबसे बढ़िया मेथड जो एक्चुअली चीजें परफॉर्म होती हैं वो कैसे होती हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव में होती हैं। तभी तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे खुद के होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब हमारा डीएनए में रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। तो रेप्लिकेशन के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको क्या चाहिए रहता है, टेम्पलेट डीएनए चाहिए रहता है। टेम्पलेट डीएनए इज लाइक अ, आपके पास एक पहले से एक आइडिया है, एक पहले से आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो आपको ये बता रही है कि अब आपको इसके कॉम्प्लीमेंट्री नए डीएनए का सिंथेसिस करना है। उस वो क्या हो गया, हमारा टेम्पलेट डीएनए हो गया या पेरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए हो गया। ये चीज हो गई। इसके बाद हमको चाहिए रहते हैं डीएनटीपीज। डीएनटीपीज मतलब हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एटीजीसी, राइट। अगर हमारे पास टेम्पलेट तो है, हमारे पास एटीजीसी का एक पेरेंट सीक्वेंस तो है, लेकिन हमारे पास नए एटीजीसी नहीं है जिनको हमको उस टेम्पलेट में ऐड करना है। तो अगर वो नए नए हमारे एटीजीसी नहीं है तो हमारी क्या सिंथेसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको क्या चाहिए रहते हैं, डीएनटीपीज भी चाहिए रहते हैं। इसके बाद अब उन डीएनटीपीज को बाइंड कराने के लिए, वो पॉलीमराइजेशन कराने के लिए जो चीज चाहिए रहती है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। जब मैंने आपको पीसीआर पढ़ाया था, जो वीडियो इस चैनल पे पढ़ी है, इस चैनल की सबसे पहली वीडियो, वहां पे मैंने आपको टैग पॉल के बारे में बताया था। टैग पॉल भी क्या होता है, एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि इन विट्रो पॉलीमराइजेशन करता है। पर जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, मल्टीपल टाइप के पॉलीमरेजेस होते हैं। जब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें वो आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। बट अभी यहाँ पे आप ये याद रखो कि डीएनए पॉलीमरेज ही है जो कि क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। पॉलीमराइजेशन किसका कर रहा है, टेम्पलेट स्टैंड का, ओके। एंड डीएनए पॉलीमरेज को जो बाइंड करने के लिए, जो ऐड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्राइमर्स। प्राइमर्स, अब जैसे हम जब पीसीआर करते हैं तो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल प्राइमर्स रहते हैं या हम अपने प्राइमर्स खुद डिजाइन करते हैं, राइट। और जब आप ये चीज इन विवो हो रही है, यानी कि किसी लिविंग सेल में नेचुरली परफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर्स कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरह का चेयर, एक तरह का बेस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ डीएनए पॉलीमराइजेशन आएगा और यहीं से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और प्राइमर्स का जो सिंथेसिस नेचुरल सेल में होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, वो प्राइमेज एंजाइम करता है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, ओके। अब इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कुछ तरह के एंजाइम्स या कुछ अलग तरह के फैक्टर्स चाहिए रहेंगे। तो जैसे पॉलीमरेज को काम करने के लिए टैगपॉल मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है तो हमको उसकी जरूरत हो गई। और भी मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्राइमेज ही एक एंजाइम हो गया, पॉलीमरेज कितने टाइप्स के हो गए, वो सारे एंजाइम्स हो गए। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हमको किस लिए चाहिए रहती है, ताकि हम एक सेल में अच्छा सा एक रेप्लिकेशन कर सके, ओके। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि हमें पता चल गया रेप्लिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या चीजें चाहिए रहती है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं रेप्लिकेशन में। तो सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, डीएनए का कोई ऐसा पार्ट होगा जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, जहां पे हमारा ओराई साइट बनेगा। उसी उसी प्रोसेस को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद ओरिजिन तो हो गया रेप्लिकेशन, क्या कि हमको पता चल गया इस साइड से हमारा रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। अब शुरू भी तो कराना है, तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इनिशिएट भी हो गया, रेप्लिकेशन शुरू हो गया। अब रेप्लिकेशन के बाद उस इनिशिएशन का क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। इलोंगेशन मतलब उसको उसको रेप्लिकेट करते जाओ, डीएनए का जो सिंथेसिस है उसके स्ट्रैंड को बढ़ाते जाओ, उसके साइज को बढ़ाते जाओ, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया। अब हमको कभी ना कभी ये प्रोसेस खत्म भी तो करना है, कि हम कंटिन्यू करते रहेंगे, डीएनए बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टर्मिनेशन। तो हमारे चार हो गए। सबसे पहले हम रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन साइट करेंगे, इसके बाद हम इनिशिएशन करेंगे रेप्लिकेशन का, इनिशिएशन के बाद हम इलोंगेशन करेंगे, इलोंगेशन के बाद हम उसको टर्मिनेट करेंगे, यानी कि हम उसका टर्मिनेशन करेंगे। तो ये स्टेप्स हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, अब देखो इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं। तो आप देख रहे हो ना, ये हमारा पैरेंटल स्टैंड है। ये पैरेंटल स्टैंड दो पार्ट्स में सेपरेट हो गया, हो गया। ठीक है, तो एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया। अब आपको दिख रहा है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये प्राइमेज है। प्राइमेज मैंने बताया था ना, प्राइमेज क्या काम करता है, प्राइमर सिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पे प्राइमेज है, तो इसका मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं प्राइमर बनेगा, और यहीं पे प्राइमर बनेगा तो मतलब यहीं पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। तो इमेजिन पॉलीमरेज, प्राइमर्स यहाँ पे बने और पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो गया। तो जैसे ही पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, नए डीएनटीपीज आना स्टार्ट होना, ऐड हो जाएंगे। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमर कौन से एंड में डिपेंडेंट होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो अभी आप ये समझो कि ये हमारा क्या है, पेरेंटल स्टैंड है, ये हमारा क्या है, न्यू स्टैंड का सिंथेसिस है। तो आप देख रहे हो ना कहीं पुराना स्टैंड आ रहा है, फिर नया स्टैंड आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। अब जो डीएनए के कुछ ऐसे फ्रेगमेंट होते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पे एक स्टैंड बनेगा फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, एक स्टैंड बनेगा फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, एक स्टैंड बनेगा फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। इसी को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इसी पार्ट को हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। और ये कैसा है, लीडिंग स्टैंड है। लीडिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, बट लैगिंग में क्या होगा, कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पेसेस आएंगे, छोटा छोटा ब्रेकेज आएगा। इस ब्रेकेज को फिल कौन करेगा, उसको लाइगेज एंजाइम करेगा। ये सारी प्रोसेस मैं ब्रीफली समझाऊंगी जब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन लेके आऊंगी। अभी आप इतना समझो कि एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है। लैगिंग स्टैंड में जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम लाइगेज करता है। प्राइमर का सिंथेसिस का काम प्राइमेज कर रहा है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्म है, मतलब दो डायरेक्शंस में खुल जाएगा, और अलग अलग पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करना शुरू करेंगे और डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि हमेशा नया सिंथेसिस ऑफ डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, जो चीज मैंने बताई है बहुत बेसिक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ओके। ये 5 to 3 है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 to 5 है। हमने इन दोनों को अलग कर लिया। जैसे ही हमने इन दोनों को अलग किया, तो प्राइमेज ने 5 प्राइम पे हमेशा, प्राइमर जो होता है वो हमेशा कौन से एंड पे डिपेंडेंट होता है, 5 प्राइम पे। तो 5 प्राइम पे आके प्राइमर बाइंड हो गया। जैसे ही प्राइमर 5 प्राइम पे बाइंड करेगा, तो इसके सामने सामने चल के ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरे वाले स्टैंड में भी यही होगा, 5 पे आके प्राइमर बाइंड करेगा, और बाइंड करते करते नए स्टैंड की सिंथेसिस होना चालू हो जाएगी। तो इससे भी एक स्टैंड बन जाएगा और इससे भी एक कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। तो एक डीएनए से कितने बन रहे हैं, दो। तो यही प्रोसेस हमने पढ़ा था ना कि दो आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन बोल रहे थे। तो यही पूरा प्रोसेस क्या हो गया, रेप्लिकेशन। तो आपको दिख रहा है, आपने दो नए स्टैंड बना लिए, एक नया स्टैंड इससे ये वाला बन गया, और एक नया स्टैंड इससे ये वाला बन गया। इसी प्रोसेस, उस पूरे सिंपल से प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके। अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि कितने मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ना रेप्लिकेशन के अलग अलग मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। तो एक मॉडल था थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा मॉडल था रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, और तीसरा था लीनियर मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो थीटा मॉडल में आपको दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं एक
थीटा का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक थीटा जैसा साइन होता है ना फिजिक्स में, वैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ से एक स्टैंड ओपन हो जाएगा, उसमें नया स्टैंड का सिंथेसिस होना चालू हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस मॉडल को हमने क्या बोला था? थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल में क्या हो रहा है कि एक सर्कल है, उसका लाइक इमेजिन करो ये डबल लाइन का सर्कल है, यहाँ पे बीच में कहीं कट लग के एक स्टैंड अलग हो गया और उसी खुले वाले स्टैंड में नए स्टैंड की सिंथेसिस होना शुरू हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा क्या था? लीनियर मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। लीनियर मॉडल में क्या हो रहा है? डबल स्टैंडर्ड सीधा सीधा डीएनए है, बीच से इसमें फॉर्क बन गया और इसी फॉर्क में नए स्टैंड का डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया। अब इसी में लीडिंग स्टैंड बनेगा और इसी में एक क्या बनेगा? लैगिंग स्टैंड बनेगा। लैगिंग स्टैंड को प्राइम लाइगेज आके जोड़ देगा और लीडिंग स्टैंड कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करेगा और बाद में टर्मिनेशन के थ्रू रुक जाएगा और हमारा पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था अभी तक का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन जो कि बेसिक्स था। बेसिक्स में हमने ये देखा क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं, कितने टाइप्स का होता है। मैं सेल्सन एंड स्टॉल पे एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम। बट ओवरऑल चीजें, रेप्लिकेशन कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।